हेलो एंड वेलकम टू एकेडू। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इन वन शॉट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं आपका स्वागत करती हूँ एकेडू में फिर से एक बार। और आज हम देखते हैं इन जस्ट वन शॉट ये पूरा चैप्टर और देखेंगे सीखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी बातें कि हाँ भाई हमारे घर के अंदर कैसे अप्लाइंसेस जो है अरेंज होते हैं, किस किस टाइप की वायरिंग होती है, कितने कितने वोल्टेज की जो है चीज़ें जो होती हैं और कितना करंट हर चीज़ों को चाहिए होता है और कितने सर्किट हमारे घर के अंदर लगे होते हैं। दैट मीन्स आपको आज पूरा वायरिंग का लोचा जो भी आपके घर में होता है समझ में आने वाला है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला तो भाई चीज़ जो आती है दैट इज़ दी मैग्नेट। करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, करंट क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे मेजर होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, वो हम हर एक चीज़ जो है पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। अगर आपने नहीं जाकर देखी है तो यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। वो भी मैंने वन शॉट में बनाई है करंट के ऊपर। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आपको ये चैप्टर शायद थोड़ा सा ना समझ में ना आए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है इंटरलिंक्ड है। बिकॉज अगर आपको करंट के बारे में नहीं पता तो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में भी नहीं पढ़ सकते। तो चलिए कोई नहीं, पहले बात करते हैं हमारे मैग्नेट की। अभी मैग्नेट क्या होता है? बचपन में आपने कभी आप खेल रहे होगे ना, आपने बहुत खेला होगा कि हाँ भाई वो एक चीज़ होती है जो आपस में स्टिक करती है, आपस में चिपकती है। बड़ा ही फैसिनेटिंग सा लगता है उनको आपस में चिपकाते हुए देखने का कि हाँ भाई यार कुछ तो है, ये अट्रैक्ट कर रही हैं आपस में। अगर दो नेगेटिव पोल लगा रहे हैं तो भाई रिपेल कर रहे हैं, और हम अगेन जो है लगाते रहते थे दो नेगेटिव पोल को कि नहीं भाई चिपक जा, और वो चिपकता नहीं था और हमें बड़ा ही मज़ा आ रहा होता था वो चीज़ करके। तो आखिर वो चीज़ क्या थी? हम सबको पता है उसका नाम मैग्नेट है। बट ऐसी क्या चीज़ थी कि भाई एक साइड से तो वो अट्रैक्ट करता था और दूसरी साइड से वो अट्रैक्ट नहीं करता था। दैट मीन्स वहाँ पर कुछ ऐसा था। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, दैट इज़ अ साउथ पोल एंड अ नॉर्थ पोल। जब कभी भी हम साउथ पोल को साउथ पोल से दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल से मिलाएंगे तो साउथ पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक वो वाला साइड जो आपस में कभी भी चिपकता नहीं था, तो वो साइड आई होप आपको पता चल गया होगा, दैट इज़ दी साउथ पोल दोनों के। बिकॉज हमें पता है कि लाइक चार्जेस जो है अपने आप को रिपेल करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर लाइक पोल्स जो पोल्स हैं वो भी अपने आप क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हर मैग्नेट के बेटा हर मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, दैट इज़ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और मैग्नेट जो है डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा दिस इज़ दी नॉर्मल मैग्नेट जो आपने आप घर में यूज़ कर यूँ साथ खेले होगे। दिस इज़ दी हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, ये हॉर्स शू की शेप की तरह होते हैं, इसलिए इसको हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। और भी बहुत सारे तरीके के उनके शेप के सिलेंड्रिकल मैग्नेट होती है, ठीक है, सर्कुलर मैग्नेट होती है। उनके शेप पर डिपेंड करता है किस शेप की वो मैग्नेट है, तो हम उसको बोल देते हैं कि भाई वो उस मैग्नेट का वो उस चीज़ पे जो है नाम पड़ जाता है। अब एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या लिखा है मैग्नेट्स के बारे में। A substance which attract the small pieces of iron point in the north south direction and when suspended freely is known as a magnet। हमें पता है कि मैग्नेट अट्रैक्ट करती है हमारे आयरन के पीसीस को, ठीक है, और जब कभी भी हम उसको नॉर्मल से छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर अगेन जो है खुद ब खुद ही जो है आयरन आके स्टिक हो जाते हैं। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, आई टोल्ड यू अबाउट दैट। अब बात करते हैं अ नेचुरली ऑकरिंग आयरन ओर विच इज़ कॉल्ड द लोडस्टोन or the magnetite also behave as a magnet, but it is a very weak magnet, and the one we see are made up from them are artificial way in penetrate and strong। सिंपल इज दैट। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि भाई जो मैग्नेटाइट होता है दैट इज जो हमारा लोड स्टोन होता है वो कैसे बना होता है। जो लोड स्टोन है बेटा उसको भी हम मैग्नेटाइट या फिर मैग्नेट भी बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो एक आयरन का पीस है और हमें उस आयरन के पीस से ही जब कभी भी जब हमने पढ़ा था डिस्कवरी के बारे में, मैग्नेटिक डिस्कवरी क्या हुई थी, तो हम जो एक पर्सन था वो क्या कर रहा था भाई, वो चल रहा था और उसकी जो छड़ी है, जो उसकी स्टिक है जिसके हेड से वो चल रहा था पहाड़ों पे या किस पे भी चल रहा था वो, ठीक है, तो उस रास्ते के अंदर उसने क्या देखा कि भाई जो उसकी स्टिक थी उसके नीचे ना कुछ आयरन था। तो एक पॉइंट पे आके ना उसकी जो स्टिक थी ना बड़ी सी, उसके नीचे जो आयरन था वो एक पॉइंट पर आके कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा था उस रोड से। तो उसने देखा ऐसी क्या चीज़ पड़ी है यहाँ पर जिससे अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसने निकाला, वो था कुछ आयरन का पीस, ठीक है।
वो था कुछ आयरन का पीस, बट वो प्रॉपर आयरन नहीं था, वो आयरन का काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर था, ठीक है। और वो जो स्टोन था उसको क्या बोला यहाँ पर, लोड स्टोन और मैग्नेटाइट, वहीं से जो है भाई हमने मैग्नेट की खोज करी है, वहाँ से हमें मैग्नेट मिली है और उस पर्टिकुलर स्टोन से हमने मैग्नेट को निकाला है, उस मैग्नेटाइट से हमने मैग्नेट को प्योर करके मैग्नेट की फॉर्म को निकाली है, फिर फर्दर उसको बनाया है, ऐसे करके जो है हमें मैग्नेट इसमें हमें मिली। सेकंड, मैग्नेट के भाई दो पोल होते हैं, हमें पता है, लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल जो है लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पोल जो है एग्जिस्ट करते हैं पेयर के अंदर। रिपल्शन इज ओनली शो अगर टेस्ट टू अ मैग्नेट, ठीक है। रिपल्शन तब भी दिखेगी जब कभी भी हम दो मैग्नेट को आपस में ला के देखेंगे या फिर हमें टेस्ट करनी होगी, या फिर उसी से हम टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा पोल किधर है रिपल्शन के वजह से। चलिए, ये तो हो गया भाई हमारे मैग्नेट के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं, दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द फील्ड लाइन्स। अब सिंपल इज दैट भाई, मैग्नेट के आसपास कुछ तो ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ अट्रैक्शन, जिसके वजह से वहाँ पर आयरन, ठीक है, आयरन या फिर दूसरी मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करती है। हर मैग्नेट की अलग अलग फील्ड हो सकती है, हर मैग्नेट की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, डिपेंड कि वो कितनी ज़्यादा हाई लेवल के मैग्नेट है या फिर उसके अंदर मैग्नेटिक पावर कितनी ज़्यादा है। तो जितनी मैग्नेटिक पावर होगी उतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। दैट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, यानी कि उसका अट्रैक्शन का फोर्स जो है, अट्रैक्शन की पावर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और किस पे डिपेंड करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के जो उससे प्रोड्यूस हो रही है, उसके पोल से प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने भी सीखा कि भाई हर मैग्नेट प्रोड्यूस करती है कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट, और उस मैग्नेटिक इफेक्ट जिस एरिया तक रहता है उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इस एरिया तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड हर मैग्नेट की अलग अलग हो सकती है, उसी पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई वो मैग्नेट कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी वीक। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास हम देख सकते हैं कि यहाँ वहाँ पर मैग्नेट है कहीं पर उस फील्ड के अंदर। अगर हमारा फील्ड के अंदर कंपास हमने रख दिया तो उसके अंदर जो है डिफ्लेक्ट होकर, दैट मीन्स उस एरिया के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि आसपास कहीं ना कहीं तो भाई उसके मैग्नेट जो है रखी हुई है। दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ओके, अब हमने मैग्नेट सीख लिया कि अब मैग्नेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे हमने उसको डिस्कवर किया। हमने देख लिया मैग्नेटिक कुछ फील्ड होती है। अब वो जो फील्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो फील्ड बेटा लाइंस की फॉर्म में होती है। दैट मीन्स हमारे पोल्स में से कुछ लाइंस जो है निकल रही होती है, और जितनी दूर तक वो लाइन जाती है, जिस एरे तक, जिस जोन तक वो लाइन जाती है, उसको ही बोलते हैं भाई उसका मैग्नेटिक फील्ड। अब उस फील्ड के अंदर बहुत सारी लाइंस प्रेजेंट होती है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के अंदर जाती है। दैट मीन्स वो क्या निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और मर्ज हो जाती है सारी की सारी साउथ पोल के अंदर। बस इतना ही है मैग्नेटिक लाइन के वजह से कि हाँ भाई क्या होता है, भाई नॉर्थ पोल से निकलती है इसी मैग्नेट के अंदर और चली जाती है भाई हमारे साउथ पोल के अंदर, और जितनी ज़्यादा लाइन जा रही होगी उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। The magnetic field lines emerge from the north pole and merge at the south pole, as I told you. The magnetic lines are closer to the poles. पोल्स के पास जो है काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस होती है। एज यू कैन सी देयर कि यहाँ पर जो है पोल्स के पास काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन होती है एज़ कम्पेयर टू जो उसका बाद वाला या फिर बीच वाला जो पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, वहाँ पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को नहीं मिलती जितना कि उसके कॉर्नर पे मिलती है। बिकॉज वहीं से तो मोस्टली क्या बोल रही हूँ मैं, वहीं से तो मोस्टली सारी की सारी जो है फील्ड निकल रही होती है, इसलिए हमें ज़्यादातर जो फील्ड्स हैं वो एंड पॉइंट्स पर ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, नॉर्मल सी बात थी, समझना तो समझ लिया। ठीक है, और इस फील्ड निकल रही है, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में जा रही है, ज़्यादातर यहीं पर ही होगी। अगेन थर्ड पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में देना है कि भाई मैग्नेटिक लाइंस आपस में कभी भी इंटरेक्ट नहीं करती है। तो मतलब आप लगा सकते हैं ये एक तरीके के दुश्मन हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते, या ये एक तरीके के ऐसे दोस्त या फिर ऐसे दुश्मन आप लगा लो कि आपस में वो कभी भी टकराएंगे नहीं। ठीक है, ये साउथ पोल से में जाएगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी। ठीक है, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई उतना ही जितनी मैग्नेटिक लाइंस होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट का ज़्यादा होगा, उतनी ही हाई पावर की मैग्नेट हमारी होगी। आई होप दिस इज क्लियर कि हाँ मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमें पोल्स पर ही देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, ये बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट या करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, यानी कि दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रेजेंस है ना मैग्नेट का। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अगर किसी वायर के अंदर करंट है तो भाई उसके आसपास जब हमने रखा क्या अपना, उसके आसपास जब हमने रखा अपना मैग्नेटिक कंपास, तो वो डिफ्लेक्ट करा। और वो डिफ्लेक्ट क्यों करा? दैट मीन्स कहीं ना कहीं जब करंट चल रहा था तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ रहा था, ना कि इतना ज़्यादा बट थोड़ा सा आया कि हमारा मैग्नेटिक कंपास जो है डिफ्लेक्ट हुआ। और उसी के वजह से ये क्या आया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कब आई कि जैसा करंट चला वैसे ही हमें उस कंडक्टर के अंदर करंट चल रहा था वैसे ही हमारे निडल ने डिफ्लेक्ट करा, यानी कि दैट मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट था, इसलिए वो डिफ्लेक्ट हुई। यानी कि हमें ये बोल सकते हो कि भाई करंट की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हुई। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़रूर प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर होगी ही होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर है या फिर मैग्नेट वहाँ पर है तो भाई वहाँ पर करंट भी तो होगा। एज सिंपल एज दैट। और इसी के वजह से हम क्या बनाते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेट बना सकते हैं, बिकॉज करंट जब चलता है तो उसके साथ साथ मैग्नेट भी चलती है। कैसे चलती है वो आगे हम पढ़ेंगे, कौन कौन से रूल्स के साथ चलती है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। दैट इज इफ अ मैग्नेटिक कंपास इस प्लेस नियर अ कंडक्टर, जो कि मैंने आपको बताया, तो भाई वो डिफ्लेक्ट करेगा। दैट मीन्स वहाँ पे कहीं ना कहीं है। नेक्स्ट इज इफ अ डायरेक्शन ऑफ अ कंडक्टर करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल इज टुवर्ड्स द ईस्ट। अगर नॉर्थ से साउथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी भाई वो होगी हमारे ईस्ट में, यानी कि करंट हमारा ईस्ट में होगा अगर नॉर्थ से साउथ जो है वो जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर भाई वो जा रहा होगा साउथ से नॉर्थ तो जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज़ दी वेस्ट। करंट की डायरेक्शन सीखेंगे हम राइट हैंड थंब रूल से, लेफ्ट हैंड थंब रूल से, लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग रूल से, अभी वो आगे जाके। बट अभी के लिए बस इतना कि अगर नॉर्थ से साउथ जाएगी तो ईस्ट में करंट जाएगा, ठीक है। अगर साउथ से नॉर्थ जाएगी तो वेस्ट में करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि भाई करंट जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर करंट फ्लो करे तो वहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी जो है महसूस करा। क्यों? बिकॉज वहाँ पर जो निडल हमारा डिफ्लेक्ट हुआ। तो इससे हमें ये बात तो पता चलेगी कि भाई अगर करंट चलेगा किसी भी वायर के अंदर तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगी ही होगी। और ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ या फिर ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। ये हमने जो है भाई साइंटिस्ट जो थे, फिजिक्स जो थे, उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये चीज़ पाई है और वो चीज़ हमसे पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर आप करके भी देख सकते हैं सिंपल। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ दी राइट हैंड थंब रूल। आ ही गया कि हाँ भाई कैसे हम चेक कर सकते हैं अगर हमारा करंट है किसी भी कंडक्टर के अंदर तो उसके आसपास जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी। सपोज दिस इज योर राइट हैंड, ठीक है, व्हाट सपोज दिस इज योर राइट हैंड, यस। अब आप जो है थंब बनाओ, आप जो है पंच बनाओ। आपने पंच बनाया, पंच के बाद ना उसको सीधा कर लेना एंड थंब को ऐसे ऊपर कर लेना। यस, इट्स ओके, जो हम बोलते हैं ना इट्स ओके या फिर अच्छा है, ठीक है। तो ये ओके वाला साइन जो है आपको बड़ा काम आने वाला है। अगर आपको बनाना आता है तो सबको आता ही होगा। अब ये जो ओके है ना भाई, यहाँ पर थंब की जो पोजीशन है, ठीक है बेटा, थंब की जो पोजीशन है, और हाँ ये राइट हैंड से ही बनाना, तभी इसका नाम राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड पे काम नहीं करेगा। तो जो थंब की पोजीशन है इस केस के अंदर वो होगा मेरा करंट। अगर करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, करंट अगर ऊपर जा रहा है, मैंने वायर ऐसे करके कैप्ट करी है, तो उसके इस साइड, जिस साइड पे आपकी फिंगरों का फेस है, जिस साइड पे आपका फिंगर का फेस है, इस साइड, ठीक है, ये जो फिंगरिंग है, अब इस साइड से क्या चल रहा होगा भाई, आपका करंट जो है चल रहा होगा। इस साइड से क्या होगा, आपका करंट चल रहा होगा। दैट मीन्स अगर ये ऊपर की साइड है तो करंट इस साइड जा रहा होगा, जिस साइड आपका वो कर्व है। अगर करंट नीचे की साइड है तो ये अपोजिट होगा, यानी कि अभी उल्टा जा रहा होगा। करंट इस साइड है तो ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा, और करंट इस साइड है तो भाई ये नीचे ऊपर से नीचे जा रहा होगा। दैट विल डिपेंड कि हाँ भाई आप किस जगह पर प्लेस कर रहे हैं आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, और उस कंडक्टर के रिस्पॉन्स में वहाँ पर कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप्ड होगी। और क्यों, किस डायरेक्शन में होगी, क्यों क्रिएट होगी, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी का भाई जब कभी भी जो करंट है जब चलता है तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चलती है, ठीक है, ये ऑब्जर्व करा गया है। इसीलिए दूसरा किस डायरेक्शन में चलेगी वो आप चेक कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से या उसकी हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ दी ओके, हमें पीछे आ गए।
हाँ, राइट हैंड थंब रूल एक बार देख लेते हैं। स्टेट दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड द राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटेड इन डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब जो है करंट की डायरेक्शन है, एंड अगेन देन अ फिंगर रैप्ड अराउंड द कंडक्टर, जो भी रैप होगी उसकी डायरेक्शन में क्या होगा भाई, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट जो है देखा जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सर्कुलर लूप। ठीक है, अब हमें देखा था कि एक वायर के अंदर है करंट। ठीक है, अगर एक वायर के अंदर करंट था तो वहां पर क्या था भाई, मैग्नेटिक फील्ड हमें देखा। तो भाई अगर एक सर्कुलर लूप के अंदर, यानी कि एक सर्कल है, सर्कुलर वायर है, ठीक है, जो कि क्लोज्ड है, अब उसके अंदर हमने करंट जो है छोड़ दिया, अब वहां पर कहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वहां पर कहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड, या होगा भी या नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या भाई, हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है देखने को मिला, क्योंकि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये ऑब्जर्व किया। अगेन अब जब कभी भी हमारा क्या, ये अगर सपोज जैसे सर्कुलर लूप और यहाँ पर जो है हमारा करंट चल रहा है, तो भाई इसके आसपास, क्योंकि मुझे पता है करंट इस टाइम क्या ऊपर जा रहा है, अगर मैं राइट हैंड से देखूंगी अपना तो करंट ऊपर जा रहा है उस लूप के, तो इस साइड चल रहा होगा। अगर करंट ऐसे है तो वो इस साइड चल रहा होगा। तो आप राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से इनकी डायरेक्शन जो है देख सकते हैं कि जब कभी भी करंट जो है इस साइड आएगा, यानी कि ऊपर आएगा, तो जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस डायरेक्शन में जाएगी, वो नीचे से ऊपर जाएगी, डाउन से अपवर्ड जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर लेट मी शो यू, हाँ जी, अगर आपका करंट जो है बेटा चल रहा है, दिस इज द करंट, वो भी एक लूप में चल रहा है, ठीक है, दिस इज द लूप। अब क्योंकि आपने राइट हैंड थंब रूल लगाया, ठीक है, अब करंट जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगी, ऊपर से नीचे, ठीक है, सॉरी नीचे से ऊपर जाएगी। अब जब आप इस साइड आए तो अब इस साइड किस साइड जा रही है कि हाँ भाई आपकी राइट साइड से लेफ्ट में जाएगी, राइट से लेफ्ट में जाएगी। और अगर आप यहाँ नीचे आए तो यहाँ पर क्या जाएगी भाई, नीचे से ऊपर जाएगी, कि नीचे से ऊपर जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आप गए तो यहाँ पर क्या जाएगी, राइट से लेफ्ट में जाएगी, मतलब जस्ट अपोजिट। अगर आप अपना राइट हैंड थंब रूल इसके अंदर भी लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई किसके डायरेक्शन में जो है आपका करंट के रिस्पेक्ट में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्लो करेगी, या फिर किस डायरेक्शन में वो हमें देखने को मिलेगी। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। When a current is passed through a circular conductor, that is a loop, the magnetic field produced in this form of the current concentric circles and around the conductor towards the center of the arc of the circles and become larger and appear on the straight as a straight line। अब इसने बोला है कि जैसे जैसे अगर हम जो है लूप के साइड वाले कॉर्नर्स ले लेते हैं, ठीक है, साइड वाले कॉर्नर्स ले लेते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें देखने को मिली। अब जो इसका सर्कल है भाई, वो सर्कल धीरे धीरे करके जो है बड़ा होता जाएगा, और ऐसा लगेगा कि भाई लूप के बीच में कि यहाँ जो करंट है, यहाँ जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, या यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ना भाई, वो कैसे लगेगी आपको, वो लगेगी आपको बिल्कुल स्ट्रेट, बिकॉज आपको पता है भाई दो सर्कल ऐसे 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 करके चल रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या आपस में मर्ज होंगे, क्योंकि वो काटते नहीं है, बट ऐसे करके धीरे धीरे जाएंगे, वो बिल्कुल सीधे जो है आपको दिखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट होगा लूप के बीच में कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड हैं जो कि दोनों साइड से आ रही हैं बिकॉज ऑफ दैट करंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट करंट, और तो वो बिल्कुल सेंटर में जो है स्ट्रेट आपको स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। दैट्स इट, इतना ही आपको उसमें पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना कि भाई अगर एक लूप में हमें देखने के मैग्नेटिक कैसे होगा, तो बस ये है कि साइड में सर्कुलर वे में वो चलेगा, और सर्कुलर वे में इतना चलेगा कि बीच में से चलेगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन में जो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में आ रही है, या फिर आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, जो कि एक्चुअल में नहीं करती, हमने आगे पढ़ा इसकी प्रॉपर्टी, बट ऐसा वो अपीयर होता है कि भाई वो आपस में जो कट करी या फिर आपस में एक दूसरे में मर्ज हो गई है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाँ जब भी हम यहाँ लूप में जाते हैं। अब आगे देखते हैं और कैसी किसी चीज़ें में देखना है हमें। हाँ जी, अब बात करते हैं हमारे सोलेनॉइड की। ठीक है, अब हमने एक लूप की बात की, ठीक है, अब एक लूप की जगह हमने बहुत सारे 100 ऑफ लूप्स ले लिए और सबको प्लेस कर दिए एक साथ। उसको क्या बोल दिया हमने, सोलेनॉइड्स। इट्स लाइक अ स्प्रिंग में बहुत सारे लूप्स होते हैं ना, तो उसको हमने बोल दिया सोलेनॉइड, और उस स्प्रिंग के अंदर में क्या करंट को जो है फ्लो करवा दिया। अब हमें देखना है कि अब मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ होगा, उसके अंदर। सिंपल इज इट, अगेन वो हम फाइंड करेंगे हर लूप का, कैसे, राइट हैंड थंब रूल से। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कैसे कैसे जो है कैसे कैसे जो है मैग्नेटिक इफेक्ट चलेगा। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा भाई, हमें इस साइड से इधर जाता हुआ।
ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपको दिख रहा होगा। वेट अ मिनट। अब यहाँ पे जो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा वो इस डायरेक्शन में, यानी कि इस टाइप के सर्कुलर मोशन में देखने को मिलेगा, जो कि बीच में अगेन स्ट्रेट की तरह ही हमें दिखेगा। दोनों साइड से सेम चीज़ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको ये सारा चीज़ याद करना पड़ेगा कि भाई लूप के अंदर, नॉर्मल स्ट्रेट वायर के अंदर और सोलेनॉइड के अंदर करंट की डायरेक्शन के वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे कैसे करके हमें दिखेगा, जबकि लूप और सोलेनॉइड का काफ़ी सिमिलर है कि भाई दोनों का सर्कुलर मोशन में होगा, बस इसका अप सर्कल एंड डाउन सर्कल होगा, उसका लेफ्ट एंड राइट सर्कल होगा, बीच में से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगी, यहाँ पर भी बीच में से आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही जो है दिखेगी। दैट्स इट। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। अ सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल है स्प्रिंग की तरह दिखता है, ऑफ अ वायर इज द शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप का होता है, एज यू कैन सी हियर ये सिलेंडर के शेप का होता है। ठीक है, व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ सोलेनॉइड इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है। क्यों? बिकॉज यार इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और क्योंकि इसकी जगह हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है तो एक किस तरह काम करता है, बार मैग्नेट की तरह, बिकॉज दिखता भी सिलेंडर है, उसकी शेप भी बार मैग्नेट की तरह ही है। अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ नॉर्थ टू साउथ पोल यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिले तो हमें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर कोई नॉर्थ पोल है, यहाँ पर कोई साउथ पोल है, जहाँ से इफेक्ट जो है निकल रहा है और एक जगह जो है मर्ज आउट हो रहा है, यहाँ से इमर्ज होके, यहाँ से होके निकल के यहाँ पर वो जो है मर्ज हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि भाई ये एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, और क्योंकि यहाँ से सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है निकल रही है और जाके सीधा मर्ज हो रही है इस पॉइंट पे, यानी कि इस एंड में, दैट मीन्स ये पॉइंट हो जाता है हमारा नॉर्थ और ये हो जाता है हमारा साउथ पोल, यानी कि यहाँ पर बार मैग्नेट की तो क्रिएट हो रही है क्योंकि शेप भी सेम है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखा रहा है, बट साथ ही साथ में क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर पोल्स भी क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज एक पोल से दूसरे पोल तक जा रहे हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। Next is similar to the magnetic field and the bar magnet, and the strength of the bar magnet depend upon the strength of the current. Simple as that कि जितना हाई इंटेंसिटी करंट होगा उतनी हाई इंटेंसिटी की हमारी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी और उतनी ही अच्छी मैग्नेट हमें देखने को मिलेगी। आई होप दिस इज क्लियर। हम बस हमें तीन केसेस ही पढ़ने थे हमें कि हाँ भाई इन केसेस के अंदर कैसे कैसे करके मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी करंट के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल इज नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से डेवलप्ड की गई मैग्नेट, उसको हम बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब जो हम सोलेनॉइड है भाई उसके अंदर ना हमने एक आयरन पीस को ना डाल दिया, सपोज दिस इज द सोलेनॉइड, वहाँ पर हमने भाई एक आयरन पीस को डाल दिया। अब क्योंकि हमने एक आयरन पीस को डाल दिया, या फिर मैं ये बोलूँगी एक आयरन पीस के साइड में सोलेनॉइड की तरह जो है प्लेस कर दिया। अब क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर इस साइड भी, ऊपर भी और नीचे भी हर जगह क्या जाएगी भाई, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है जा रही होगी। ठीक है, क्योंकि करंट अगर फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ से निकलेगी और ये पूरा का पूरा बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। और क्योंकि ये इतने टाइम में इसको हम रखेंगे, इस आयरन के पीस को इतने ज़्यादा टाइम हम वहाँ पर रखेंगे, प्लेस करेंगे उस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या फिर उस बार मैग्नेट के अंदर जो कि हमने आर्टिफिशियल या करंट की वजह से क्रिएट की है, तो ये कुछ टाइम के बाद जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स अब ये भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट ही बन जाएगा। और क्योंकि ये मैग्नेट हमने आर्टिफिशियली क्रिएट की है, और कैसे क्रिएट की है, इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और कुछ भी नहीं है भाई, हमने एक इलेक्ट्रिक का पीस लिया, हमने एक आयरन का पीस लिया और उसके आसपास जो है सोलेनॉइड की तरह स्ट्रक्चर बना दिया, और हमें पता है सोलेनॉइड इज एक्ट एज लाइक अ बार मैग्नेट जब हम कभी भी उसके अंदर करंट को जो है फ्लो करवाते हैं। अब क्योंकि वो बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, और जैसे ही हम कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर एक लंबे समय के लिए आयरन का पीस रखेंगे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे जो कि कंडक्टर है, तो भाई वहाँ पर बड़े ही आराम से वो मैग्नेट जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, और उसी मैग्नेट को बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्रिएट हुआ है। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस इनसाइड द कॉइल सच आर द मैग्नेट। उसको क्या बोलते हैं, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब कभी भी हम ऐसी चीज करते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ें जो आगे नीचे भी लिख रखी कि यहाँ पे इस चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, काफ़ी फास्ट, काफ़ी इजी चैप्टर। या फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन दी मैग्नेटिक लाइन।
मैग्नेटिक फील्ड, अब जो भाई करंट है, अब क्या मैग्नेटिक फील्ड भी है वहाँ पर, सिंपल रिजल्ट। मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इट्स लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे अकेले अकेले। या फिर आप लगा सकते हैं आजकल के एग्जांपल, ऐसे कुछ लव बर्ड जो हमेशा साथ में ही जाते हैं, तो ये वैसे ही हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये साथ में ही जाते हैं हर बार, तो इन्होंने सोचा कि क्या एक दूसरे पे फोर्स भी लगाते हैं, क्या फोर्स लगाते हैं? तो हाँ जी, अब क्योंकि एक हस्बैंड अपने वाइफ पे लगाता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड पे लगाते हैं कि नहीं यार मुझे तो चाहिए, और वो बोलता है नहीं मैं नहीं दिलवा सकता, तो ये सब चीज़ चलती रहती है ना वहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ चीज़ हमें देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पर भी जो है ना करंट फोर्स लगा रहा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी, ये मैग्नेट भी उसके ऊपर फोर्स लगा रही होती है, और इंटेंसिटी दोनों की सेम ही रहती है, ठीक है। इंटेंसिटी दोनों की सेम ही रहती है, इसलिए कुछ बैलेंस टाइप का फोर्स जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। बट क्योंकि फोर्स लगता है तो एक बार देख लेते हैं किस डायरेक्शन में लगता है। वो आ जाएगा अगेन हमारा एक हैंड रूल पे, दैट इज़ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो आगे देखेंगे कैसे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है। अभी बस इतना देखते हैं कि हाँ भाई क्योंकि वहाँ पर करंट है, और करंट भी जो है अपने साथी पे, दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट, उस पर जो है फोर्स लगाएगा, और वो भी उस पर फोर्स जो है लगाएगा, और फोर्स जो है सेम इंटेंसिटी का होगा। एक बार पढ़ते हैं। एम्पीयर सजेस्ट दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट। अब क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा भाई, क्योंकि वो करंट है उसके अंदर ना, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस वायर के थ्रू वो एक मैग्नेट पर फोर्स जो है अप्लाई करेगी, ठीक है। और मैग्नेट पर देन अ मैग्नेट शुड आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और फिर मैग्नेट भी उस पर फोर्स जो है अप्लाई करेगी। बिकॉज यही तो होता है ना भाई, कब तक कोई किसी को सहेगा, तो ये सहती नहीं है मैग्नेट भी उसका डट कर सामना करते हुए उस पर भी वो फोर्स अप्लाई कर रही है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर भी कर रहा है फोर्स अप्लाई, और मैग्नेट भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज इफ एन एल्यूमिनियम रोड, वो अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया आपको, बट कोई नहीं यहाँ का पढ़ लेता है। If an aluminum rod is suspended horizontally by a wire between the poles of a horseshoe magnet, as you can see, यहाँ पर एल्यूमिनियम की वायर ले रही है, और यहाँ पर पीछे हमने कहीं जो है प्लेस कर रखा है होर्सशू बार मैग्नेट, horseshoe magnet, not bar magnet, horseshoe magnet, and pass through a wire. The aluminum rod is displaced and the direction of the current is reversed, then the direction of the displacement is also reversed. The force exerted is maximum when the conductor is perpendicular to the magnetic field. सिंपल इज दैट कि जैसे ही हमने उसको वहाँ पर जो है प्लेस करा, तो भाई क्या हुआ, यहाँ पर जो है कुछ फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया, इसके वजह से करंट की डायरेक्शन जो है चेंज हुई, फिर दोबारा से वो करंट की डायरेक्शन जो है चेंज हुई। क्यों? बिकॉज वो भी उसके ऊपर फोर्स जो है बैक लगाएगा। इससे पता चलता है कि भाई कुछ तो वहाँ पर फोर्स था जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन पहले चेंज हुई, फिर उसने फोर्स अप्लाई बैक करा, तो दोबारा से करंट की डायरेक्शन जो है रिवर्स्ड हो गई, जैसे वो एक्चुअल में पहले हुआ करती थी या पहले में एक्चुअल में थी। इससे पता चलता है कि भाई दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, और वो दोनों फोर्स जो है बैलेंस हो, तभी दोनों आपस में एक जगह टिके पड़े हैं। फोर्स सबसे ज़्यादा जो है लगेगा दोनों साइड से, बिल्कुल ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लगेगा दोनों साइड से। कब? जब भाई हमारी मैग्नेट और हमारा जो आयरन का या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर है वो प्लेस्ड होंगे आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दैट मीन्स अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो भाई हमारी मैग्नेट कुछ इस टाइप से होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, और जब ये परपेंडिकुलर उस पर होगी तो सबसे ज़्यादा इनका दोनों का फोर्स जो है आपस में एक दूसरे पे लगेगा। चलिए अब देखते हैं इसकी फोर्स की डायरेक्शन, विच इज़ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आ जाते हैं अपने राइट हैंड को छोड़ के लेफ्ट हैंड पर, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड पे आपको दोबारा से पंच बनाइए। दोबारा से पंच बनाने के बाद आपको क्या करना है भाई, आपको जब आप पंच बना लेंगे आपको अपना थंब जो है बाहर निकालना है, ये ओके वाली पोजीशन बनानी है। फिर आपको अब एक फिंगर भी आगे निकालनी है। येस आई नो आपको एक मूवी की याद आ गई, बट मैं आपको वो नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको कुछ और सिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये थंब भी निकालना है, आपको ये फिंगर भी निकालनी है, फिर आपको एक और फिंगर निकालनी है जो आप हमेशा निकालते ही रहते होंगे। येस या तो आपको इस फिंगर को कैसे करना है भाई, ये वाली जो फिंगर आपने निकाली विच इज़ द मिडिल फिंगर, आपको इसको परपेंडिकुलर रखना है आपके थंब के, ठीक है। और इस इंडेक्स फिंगर को, जिसको आप दिखाते रहते हो हर किसी को, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम, ऑफेंड मत होना, तो मैं दिखा रही हूँ, तो भाई आपको क्या करना है भाई, इसको सीधा ही रखना है, बिकॉज आप इसको सीधा ही दिखाते हो, ओके। और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट मीन्स कुछ इस टाइप की शेप जो है आपको दिखनी चाहिए। थंब जो है ऊपर, दिस इज द थंब, अगर इफ आप देख पा रहे हैं, दिस इज द थंब,
दिस इज द इंडेक्स फिंगर और दिस इज द मिडल फिंगर। तो ऐसे करके पोजीशन में रखना, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने रखी है कि भाई थंब जो है ऊपर आएगा, आपका इंडेक्स फिंगर जो है यहाँ आएगी एंड मिडल फिंगर जो है जस्ट परपेंडिकुलर होगी आपके थंब के। ठीक है, दिस इज द फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड पोजीशन। और इस पोजीशन में भाई हम इसको नाम देते हैं थोड़ा सा। ये थंब हो गया आपका फादर, ये इंडेक्स फिंगर हो गई आपकी मदर, और ये आपका हो गया मिडल फिंगर, दैट इज़ अ चाइल्ड, बिकॉज चिल्ड्रन ही मिडल फिंगर दिखाते हैं, पेरेंट्स नहीं दिखाते। हाँ, तो दिस इज़ अ चाइल्ड। चलिए अब बात करते हैं कि भाई 3 फिंगर हो गए, फादर और मदर एंड चाइल्ड। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या करवा रहे हो? ठीक है, तो भाई फादर, F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, दैट मीन फोर्स लगेगा ऊपर। मदर, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लगेगी इस इंडेक्स फिंगर के साइड। चाइल्ड, C फॉर चाइल्ड एंड C फॉर करंट, तो करंट लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर आपने ये पोजीशन देख ली है तो आप बड़े ही आराम से, अगर हमें मुझे पता है कि भाई हमारा फोर्स ऊपर लग रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा जो करंट है उसके परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स आगे वाली डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके साइड में यानी कि इंडेक्स फिंगर के डायरेक्शन में आपकी चल रही होगी। आई होप दिस इज क्लियर। इससे आप पता कर सकते हैं कि भाई कहाँ है हमारा फोर्स, कहाँ है हमारी मैग्नेटिक फील्ड एंड कहाँ है हमारा करंट फ्लो कर रहा है कहाँ पर। ठीक है, ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, मैंने जस्ट आपको बता दिया कि हाँ भाई ये सब चीज़ें में लिखी पड़ी है। ठीक है, बस आपको बस ये पोजीशन जो है याद करनी है, बिकॉज एग्जाम्स में आ जाता है। आपको बस बना के दिखा देना 3 डंडी और फिर आप लिखा देना कि भाई यहाँ पर क्या है, भाई हमारा फोर्स, इस साइड है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और इस साइड है हमारा करंट और फोर्स जो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और करंट और फोर्स जो है परपेंडिकुलर होंगे। और अगर आप वैसे करके बना के देख रहे हैं तो आप देखोगे कि भाई तीनों चीज़ ही आपस में परपेंडिकुलर आ रही है। दैट इज, अगर दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर जो है आपको सीधा बनाना है, सीधा। ठीक है, सीधा। ये क्या भाई आपका करंट। और अगर आप इसको इस साइड से देखेंगे तो आपको बना देना और वहाँ पर आप जो है मेंशन कर देंगे भाई दिस इज द फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड MF एंड दिस इज द करंट। ये आपको जो है वहाँ पर दिखाना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि हाँ भाई कैसे करके आपको दिखाना है। बस इतना ही आता है एग्जाम से, पूछेगा कि भाई राइट हैंड थंब रूल क्या होता है और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या होता है और कैसे वो वर्क करता है और उसमें क्या क्या डायरेक्शन जो है होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट से जब कभी भी हम काम करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर, उसी को बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या फिर किसी को चार्ज कर रहे होते हैं या फिर कोई जो है उससे चार्ज हो रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से। इंडक्शन मीन्स चार्ज का ट्रांसफ़र करना, और क्योंकि वहाँ पर हो रहा है तो और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से, और इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखते हैं एक बार। द मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल एंड चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस द पोटेंशियल उसमें इंड्यूस कर यानी कि चार्ज को क्रिएट करता है। डिफरेंस इन द कॉइल एंड प्रोड्यूस द इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल इज दैट कि भाई इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, कुछ वहाँ पर ट्रांसफर हो रहा होगा, इंड्यूस हो रहा होगा, प्लस हमारा करंट भी वहाँ पर इंड्यूस हो रहा होगा। और क्योंकि दोनों चीज़ इंड्यूस हो रही है इसको बोलते हैं हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू अ कॉइल प्रोड्यूस इंड्यूस करंट if a magnet is moved towards or away from a coil or a wire connected to the galvanometer, the galvanometer needle shows the deflection and this shows that the current is induced in the coil and the motion of the bar magnet in the motion of the magnet. Suppose हमने यहाँ पर भाई दो जो है सोलेनोइड लिया है और यहाँ पर हमने आयरन पीस डाला है और मुझे पता है कि भाई जो आयरन पीस है ये मेरे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास जो है अपनी करंट की गैल्वेनोमीटर रखा जिसको मुझे पता है करंट को वो देखता है, तो भाई यहाँ पर मैं क्या करा कि भाई वो जो निडल है गैल्वेनोमीटर की वो जो है डिफ्लेक्ट हुई। अब वो डिफ्लेक्ट हुई बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है करंट इंड्यूस हुआ है उस मैग्नेट की हेल्प से, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, जो कि भाई सर्किट से भी कनेक्ट नहीं है, आउट ऑफ द सर्किट है, वहाँ पर कुछ करंट जो है फील हुआ। दैट मीन्स हमने देखा कि भाई जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वहाँ पर तो मैग्नेट जो है
मैग्नेटिक फील्ड जो है महसूस होती है, बट अगर वहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वहाँ पर करंट भी फील होगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी बनी है। दैट मीन्स उस मैग्नेट के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी करंट होगा, और क्योंकि वहाँ पर करंट जो है इंड्यूस हुआ है उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इसीलिए इसको बोलते हैं भाई हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर कि हाँ भाई ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है जहाँ पर हमें थोड़ा सा करंट चाहिए होता है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को डाल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर करंट खुद ब खुद ही प्रोड्यूस होगा। आगे बढ़ते हैं। दैट इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। जब कभी भी इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होता है तो क्या वहाँ पर चेंज आता है मैग्नेटिक फील्ड में? तो हाँ जी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, उसका थोड़ा सा मूवमेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दिस इज़ द कॉइल। अब जब यहाँ पर जो दिस इज़ द कॉइल जब हमने कंडक्ट करवाया, अब जैसे ही कॉइल 2 थी, अब यहाँ पर हमने जो है वो रखा वायर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा तो डिफ्लेक्ट कर, दैट मीन्स अब इसकी थोड़ी पोजीशन जो थी ना वो थोड़ी सी चेंज हो गई हमारे यहाँ पर किसकी, मैग्नेटिक फील्ड्स की। पहले वो जा रही थी बिल्कुल सर्कुलर मोशन में, ठीक है, अब जैसे ही हमने वहाँ पर रखा अब वो जा रही है बिल्कुल ऐसे करके अवे, ठीक है। एक बार देखते हैं कैसे। द टू कॉइल्स ऑफ अ वायर बाउंड अराउंड अ सिलेंड्रिकल पेपर रोल कनेक्ट वन कॉइल टू द बैटरी, या बस इसका अरेंजमेंट रखा है, एंड द अदर कॉइल टू द गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। इफ द करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल द गैल्वेनोमीटर डज शो अ डिफ्लेक्शन, एंड इन द सेकंड shows a deflection in the second coil, and if the current is disconnected the needle moves in the opposite direction, and this shows that the current induced due to the change in the magnetic field। अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई पहले इन्होंने कैसे देखा कि जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी तो करंट की भी डायरेक्शन जो है उसका चेंज हुई, या फिर मैं ये बोलूँ करंट की डायरेक्शन अगर हमें चेंज कर दी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो चेंज हुई। सिंपल इज दैट भाई, हमें पता है क्योंकि वो दोनों चलते हैं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से चलते हैं, या फिर हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स भी उसमें लगा सकते हैं कि भाई दोनों की पोजीशन कैसे होती है। तो सिंपल रिजल्ट है कि अगर एक ही पोजीशन हम चेंज करेंगे दूसरे की पोजीशन भी उसके साथ रिस्पेक्ट में चेंज होती जाएगी, और कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, ना ही एग्जाम्स में इतना आता है। ये बस इतना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको पूछा जाता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कभी चेंज होती है तो क्या करंट की डायरेक्शन चेंज होगी? सिंपल रिजल्ट हाँ जी, करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, बिकॉज वो डिपेंड करते हैं आपस में एक दूसरे की डायरेक्शन के साथ। और यहाँ पर अगेन जो डायरेक्शन है वो बता रखा है कैसे आप देख सकते हैं। अगेन डायरेक्शन देख सकते हैं भाई आप जो है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से, वही इंड्यूस करंट जो था एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन। आई होप दिस इज क्लियर। दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई क्या है ये, वो चीज़ लिख रखे आप इसमें देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से कि हाँ भाई कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करंट की पोजीशन चेंज होगी। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट मतलब भाई जो सीधा करंट जाता है एक ही अप्लाइंसेस के अंदर, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। दैट मीन सीधा बहती ही जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बट वहीं अगर हम ऑल्टरनेटिव करंट की बात करें तो भाई वहाँ पर करंट रिवर्स भी होता है, पीरियोडिकली चेंज भी होता है। तो वो क्या होगा भाई हमारे लिए ऑल्टरनेटिव करंट। हमारे घरों में जो होता है वो डायरेक्ट करंट नहीं आता है, वो ऑल्टरनेटिव करंट आता है, बिकॉज कभी कभी जो है हमें करंट को चेंज करना पड़ता है, कभी कभी रिवर्स करना पड़ता है, स्विच ऑफ कर देते हैं। डायरेक्ट करंट हमारा घरों में नहीं आता है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। दैट इज अ डायरेक्ट करंट इज अ करंट इज ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, एज आई टोल्ड यू, उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं और कुछ नहीं करना है। बैटरीज में डायरेक्ट करंट होता है, बिकॉज अगर हम उसे कनेक्ट करेंगे सीधा डायरेक्ट करंट, हटा देंगे तो डायरेक्ट करंट खत्म। नेक्स्ट इज अ ऑल्टरनेटिव करंट, a current that reverse in direction, reverse कर सकता है, and periodically is called the alternative current. Most power station is over the country produce alternative current like AC changes the direction every 1/100 सेकेंड में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। वन एडवांटेज ऑफ AC over DC is that it can transmit over a long distance without much loss of energy। क्या कि ऑल्टरनेटिव करंट जो है वो काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है विदाउट वेस्टिंग या विदाउट लूजिंग मच मोर ऑफ द एनर्जी। इतनी एनर्जी ना लूज़ करे हुए भी वो इतनी डायरेक्शन में आगे चला जाता है। अगर आपको एग्जाम में डिफरेंस आता है कि क्या होता है और सिंपल इज दैट, तो आपको यही लिखना है कि डायरेक्ट मीन्स जो डायरेक्टली फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में, वो रिवर्स नहीं हो सकता है। सेकेंड पॉइंट कि वो इतनी दूर तक डिस्टेंस में नहीं जाता। थर्ड पॉइंट वो सिर्फ बैटरियों में देखने को मिलता है।
अब आते हैं हमारे एसी के ऊपर। ये रिवर्स हो सकता है, पीरियोडिकली चेंज करता है। एसी में ये देखा जाता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल हो सकता है बिना किसी एनर्जी एक्सपेंडिचर के। दिस क्लियर। इन सब के फ़ायदे और इन सब के नुकसान बस यही है। दिस इज़ दी ऑल्टरनेटिव करंट का ग्राफ। आप ये भी बना सकते हैं, अगर 5 नंबर में आया हो तो डेफिनेटली 5 नंबर मिलेंगे पूरे। एंड दिस इज़ दी डायरेक्ट करंट का ग्राफ विच इज़ दी कांस्टेंट ग्राफ के। हाँ भाई, उससे सीधा टाइम के साथ साथ डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है, चेंज उसमें बिल्कुल भी नहीं आता। इफ़ दिस इज़ दी इफ़ वाई एक्सिस इज़ रिप्रेजेंटिंग दी डायरेक्शन, ओके, एंड एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा डीसी हो गया, एसी हो गया। अब बात करते हैं भाई डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की, जिसका मैं आपको बता रही थी कि आपको फाइनली आज पता चलने वाला है कि घरों में क्या हो रहा होता है, क्या क्या आता है। हाँ जी, डोमेस्टिक सर्किट मीन्स जो घरों में लगता है, घरेलू सर्किट। हाँ जी, हमने इसको भी घरेलू सर्किट बोल दिया। ये वाला सर्किट नहीं है जो आपने मुन्ना भाई में देखा था, ये नॉर्मल सर्किट है जो आपके घरों में होता है। अब ये सर्किट ना 2 टाइप से होता है, यानी कि सर्किट के 2 कनेक्शन होते हैं। एक सर्किट जिसके अंदर 15 एम्पीयर का करंट आता है, ठीक है, जो भी बहुत बड़े बड़े से अप्लाइंसेस के लिए होता है, सपोज एसी हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। और एक सर्किट होता है जो भाई सिर्फ 5 एम के लिए आता है, 5A, जो कि सिर्फ फैन वैन के लिए आता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि भाई घरों में फैन होते हैं, नॉर्मल लाइटिंग होती है, उनके स्विचेस अलग होते हैं, चार्ज आपको करना होता है, उनके स्विचेस अलग होते हैं, ठीक है ना, चार्ज आपको करना होता है, उनके स्विचेस जो अलग होते हैं। बाकी जो छोटे छोटे अप्लाइंसेस घर में उनके स्विचेस अलग होते हैं। बट जब कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि भाई नहीं अब एसी जाना है, तो स्विच अलग ही होता है उसका। अगर आपने कभी देखा भी हो तो घरों में अलग से ही स्विच दिया होता है, एक अलग से ही वायरिंग होती है उस 15 एम्पीयर के करंट की, जो कि हायर और जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं हमारे घर में उनके लिए होती है, इसलिए वो हायर करंट की वायरिंग आती है। और दूसरी वायरिंग होती है सिर्फ और सिर्फ 5A की, जिसमें नॉर्मल जितने भी हमारे घर में अप्लाइंसेस, सपोज फैन हो गया, लाइट्स हो गई, या फिर कुछ भी हो गया, कूलर वगैरह भी, वो भी नॉर्मल ही इस पर चलता है 5 एम्पीयर के अंदर अंदर, चार्जिंग वगैरह जो भी आप करते हो, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, यही है कि 2 टाइप के करंट आते हैं हमारे घर के अंदर और 3 वायर होती है। हाँ जी, एक और चीज़ है, दैट इज़ 3 वायर्स होती है। अरेंजमेंट इनकी पैरेलल में होती है, आप देख ही चुके होगे। ऐसा टोल्ड लो कि अगर आपने करंट नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर थोड़ा बहुत। क्यों? बिकॉज भाई यहाँ पर पैरेलल में अरेंजमेंट है और आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल में अरेंजमेंट क्यों होती है। क्यों होती है भाई पैरेलल में अरेंजमेंट? इसलिए होता है कि बस अगर हमने एक स्विच बंद कराया, अगर मैंने एक रूम का फ़ैन बंद कराया है तो उससे बाकी सारे रूम के फ़ैन जो है बंद ना हो। दैट मीन्स अगर एक का बंद करा है तो एक का ही बंद हो, और यही बेनिफिट होता है पैरेलल ओवर सीरीज़ कनेक्शन का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि क्यों पैरेलल में गया, ताकि अगर एक जगह का हमने कुछ चीज़ एक जगह का कोई स्विच जो है हमने बंद करा है तो वही अप्लाइंस जो है बंद हो, बाकी घर के और किसी अप्लाइंसेस पे इसका फ़र्क जो है ना देखने को मिले, ना ही उस पर उसका फ़र्क पड़े, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इस कि भाई यहाँ पर पैरेलल हो गया, प्लस पैरेलल के अंदर जो है करंट जो है कम लगता है, वोल्टेज यहाँ पर सेम लगते हैं, करंट डिफरेंट लगता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई अगर जिस अप्लाइंसेस में मुझे ज़्यादा करंट देना था मैं उसमें ज़्यादा ही दूंगी, बोस करंट यहाँ पे वेरी करता है, और जिसमें मुझे कम देना था मैं उसमें कम ही दूंगी। बट वहीं अगर मैं सीरीज़ अप्लाई करती, सीरीज़ में लगाती, तो हर अप्लाइंसेस के पास सेम अमाउंट का करंट जा रहा होता, जो कि कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा होता। तो इसलिए पैरेलल भी लगाया जाता है। क्यों? बिकॉज हम करंट को भी सही टाइम से यूटिलाइज़ कर सके, सही टाइप से यूटिलाइज़ कर सके, ज़्यादा उसका लॉस जो है करंट का ना हो, ज़्यादा यूज़ यहाँ पे करंट का ना हो, ठीक है। यहाँ पे करंट वेरी करता है बट वोल्टेज सेम ही रहते हैं, विच इज़ 220 वोल्टेज सबकी सेम ही होती है। दैट इज़ दी मेन स्विच जो आपके घरों के बाहर लगा होता है, ठीक है। मैं वो नहीं बोल रही, पोल स्विच नहीं बोल रही जो बाहर से आ रहा है, पोल स्विच मैं बोल रही। इलेक्ट्रिक जो होता है ना, जब बोलते हैं ना मीटर गिरा देते हैं तो सब पूरे घर की लाइट बंद, तो वो मेन मीटर होता है। फिर वहाँ से आगे जो है भाई 2 टाइप के जो है हमारे जा रहे होते हैं सर्किट। अब उन सर्किट में भी एक जाता है 15A का और एक जाता है 5A का। अब यहाँ पर आते हैं बेटा 3 वायर्स, ठीक है। एक वायर होता है हमारा अर्थ वायर, जो कि सिर्फ अर्थिंग का काम करता है। जब कभी भी ओवरलोड हो रहा होता है या सर्किट शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है, तो तब क्या कर रहा होता है कि जितना भी फालतू का जो करंट होता है ना, ज़्यादा करंट हो जाता है, ओवरलोड में क्या होता है करंट ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है सडनली। तो उस टाइम पे ना अर्थ के अंदर जो है अर्थ वायर हमारी ग्रीन वाली वायर उसको जो है अर्थ के अंदर डाल देती है। जब कभी भी लाइटनिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि जितनी भी बिजली होती है ना वो अर्थ के अंदर चली जाती है, तो उसको भी क्या कहते हैं अर्थिंग,
ठीक है। तो यहाँ पर भी अर्थिंग हो रही होती है लाइव वायर के थ्रू। जब कभी भी करंट ज़्यादा हो जाता है किसी भी अप्लायंसेस के अंदर या फिर सर्किट के अंदर ज़्यादा करंट हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है वहाँ पर, तो जो लाइव हमारी अर्थ वायर है वो उसको जो है नीचे अर्थ के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी, जो कि काफ़ी अच्छा काम है, ठीक है। और ये ज़्यादातर मोस्टली हाई अप्लाइंसेस में ही देखने को मिलते हैं, बिकॉज ओवरलोड के केसेस वहीं पर देखने को मिलते हैं। फ़ैन में या फिर नॉर्मल स्विचेस के अंदर, चार्जर वगैरह के अंदर अर्थ वायर देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं भाई किसकी, दो पर्टिकुलर मेन वायर जिसके बिना हमारा सर्किट जो है अधूरा है और जिसके बिना हमारा सर्किट चल नहीं पाएगा। ग्रीन वायर हो या ना हो सर्किट चलेगा, ठीक है, सर्किट चलेगा। बट अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर नहीं है तो सर्किट नहीं चलेगा। लाइव वायर होती है हमारी रेड वायर, न्यूट्रल होती है हमारी ब्लैक वायर। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी भी आपका चार्जर ख़राब हुआ होगा या टूटा होगा, आपने देखा होगा भाई वहाँ पर 3 वायर्स है, या फिर आपने देखा होगा कि भाई 2 वायर्स होती है रेड और ब्लू, रेड और या ब्लैक करके। तो वो आपने अगर नोटिस किया या फिर नहीं भी किया तो कोई भी वायर लेना भाई, मोटा सा या पतला सा, उसमें देखना कि कौन कौन से कलर की वायर है, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये वायरिंग होती है उसके अंदर। अब क्योंकि उसके अंदर ये वायरिंग थी तो उन वायर का मतलब क्या है, ब्लैक मीन्स न्यूट्रल वायर एंड रेड मीन्स लाइव वायर। ये दोनों जो है करंट कैरिंग वायर्स होती हैं, ठीक है। अब जो हमारा और इनके वजह से ही जो है करंट जो है फ्लो करता है। क्यों? बिकॉज इन पे चार्जेस होते हैं। क्या चार्जेस होता है? हम बोलते हैं ना कि कभी भी इनको आपस में मिलाना नहीं है। क्यों नहीं मिलाना? बिकॉज इन दोनों के चार्जेस जो है डिफरेंट होते हैं और अगर गलती से भी आपस में मिलेंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट सर्किट तो होगा ही होगा या ओवरलोड तो होगा ही होगा, ठीक है। जब कभी भी आपस में मिलते हैं तो हमारा ओवरलोड शॉर्ट सर्किट जो है हो जाता है। मेरे बोलते ही ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट यहाँ पर आ गया है, कोई नहीं, अब इसको पढ़ लेंगे। हाँ जी, तो वो तो हो गया इसकी बात कि हाँ भाई क्या होता है वायर, जो हमारा लाइव वायर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। नहीं, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया। जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो लाइव वायर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हमारा देखने को मिलता है, दैट इज रेड का पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूजेस की। हम हमेशा देखते हैं ओवरलोडिंग, हमेशा बोल रहे होता है शॉर्ट सर्किट। क्या ये दोनों सेम होते हैं? तो नहीं, इन दोनों में फ़र्क होता है, काफ़ी सिमिलैरिटी भी होती है। सिमिलैरिटी क्या है कि जब कभी भी हमारी न्यूट्रल वायर और लाइव वायर आपस में मिल जाती है, ठीक है, और सडनली जो है भाई जैसे कि ओवरलोडिंग इज केस इन विच इंक्रीज इन दी वोल्टेज, तुरंत हाँ सडनली वोल्टेज में इंक्रीज हो जाता है तो हम बोलते हैं ओवरलोडिंग वोल्टेज हो गई है, वोल्टेज खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। अगर आपने कभी देखा हो पहले जो होता था, लाइक मेरे घर में पहले था ऐसा टीवी कि जिसके अंदर वोल्टेज जो थी, अब तो नहीं होती है टीवीज़ के अंदर, एलईडीज़ वगैरह के अंदर, बट पहले के केस में क्या होता था, वोल्टेज होती थी टीवियों की, तो जब कभी भी ओवरलोडिंग होती थी दैट मीन्स दोनों वायर आपस में मिल गए ना, तो क्या होता था, वोल्टेज एकदम से बढ़ जाती थी, वो रेड हो जाती थी, ताकि मेरा जो टीवी है, जो मेन अप्लायंस है वो ना ख़राब हो, जो बल्कि उसकी वोल्टेज है वो आराम से उसको बंद कर दे टीवी को, तो वोल्टेज एकदम से हाई हो जाती थी। तो ओवरलोडिंग में क्या होता है कि भाई ओवरलोड मीन्स कि एकदम से वोल्टेज हाई हो जाती है, और वो क्यों हो जाती है एकदम से, वोल्टेज को हाई क्यों करना पड़ा, ताकि जो मेन अप्लायंस है दैट इज़ अ टीवी वो फ्यूज ना हो, ठीक है। और ये क्यों होता है? बिकॉज जब हमारी लाइव वायर न्यूट्रल वायर से मिलती है। अगेन दूसरा शॉर्ट सर्किट, उसमें भी सेम केस होता है कि भाई हमारी लाइव वायर जो न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाती है, मिल जाती है, बट इस केस के अंदर जैसे कि आपने ओवरलोडिंग में देखा वहाँ वोल्टेज इंक्रीज होती है, इस केस के अंदर करंट जो है एकदम से इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही करंट इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो जो सर्किट है वहीं पर ही बंद हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट इज कॉज्ड व्हेन अ लाइव वायर न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट एंड द करंट सडनली इंक्रीज in the circuit and it causes the spark, fire and damage to the circuit and the appliances। तो शॉर्ट सर्किट इज बेकार, और ओवरलोडिंग भी ठीक है, चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज को ही फ़र्क पड़ेगा, अप्लायंस के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट थिंग टेल यू, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट भी हम देख लें कि यहाँ पे क्या सर्किट होता है। हमने फ्यूजेस के बारे में भी पढ़ लिया, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ लिया, और जो जब कभी भी हमारा करंट जो होता है अगर सिंगल वायर में तो कैसे देखेंगे, लूप में है तो कैसे देखेंगे, और अगर सोलेनॉइड में तो कैसे देखेंगे, वहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेट आया। इलेक्ट्रोमैग्नेट से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो भाई करंट चेंज होगा ही होगा, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर अगर जो हमने देखा कि वहाँ पर करंट भी हम देखते, दैट मीन वहाँ पर करंट जो है इंड्यूस होता है, तो हमने वो भी देखा। एसी देखा, डीसी देखा, दोनों के फ़ायदे नुकसान देखे।
तो ओवरऑल पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट आपका हो चुका है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वन शॉट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर ऑल एंड बाय बाय।